राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब। मोहम्मद खालिद साहब, हम लोग तो जो चीज़ें घट रही हैं उसका अध्ययन करते रहते हैं और आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी हम सोच करके अपने शोधार्थियों से और हम सोच करके उसके समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा जनतंत्र प्रत्यक्ष जनतंत्र से अपना जिस तरह हाथ उठा करके अपना निर्णय हो जाता था सत्ता का, वहाँ से लेकर के आज की तारीख में आ गए कि यूँ हम बटन दबाते हैं और अपना फटाफट ये था कि अपना 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पूरे देश का अपना चुनाव परिणाम सामने आ जाएगा। हम बहुत खुश थे कि चलो फटाफट निर्णय आ जाएगा। लेकिन उसमें भी डेढ़-डेढ़, 2-2 महीना लग जा रहा है और अब तो साहब हद हो गई। जो चीज़ें निश्चित हो जाया करती थी, सब लोग जानते हैं कि 5 बजे तक वोट पड़ता है, तो 5 बजे के अंदर जितने लोग लाइन में लग जाते थे, अपना बाहर दरवाजा बंद कर दिया जाता है और उसके बाद से जितने लोग लाइन में लगे रहते हैं, अब उनका वोट डलवा दिया जाता है। उनका वोट अपना चाहे जब तक पड़े, 6 बजे पड़े, 7 बजे पड़े, 12 बजे रात तक पड़े, जब भी तक पड़े। लेकिन यहाँ तो साहब हद हो गई कि एक एक मशीन उनकी खुली हुई है, ये बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट वाली। उसमें काउंटिंग के दिन तक, काउंटिंग के समय तक वोट पड़ रहा है। तो ये हमारा निर्वाचन आयोग, ये हमारी चुनाव प्रक्रिया, ये हमारी जनतांत्रिक प्रणाली कहाँ जा रही है? आखिर इसका समाधान क्या निकल सकता है? और एलन मस्क साहब ने जिस तरीके से इस चीज को पुनः जिंदा किया है कि पेपर ट्रेल हो गया वहां पर, तो उससे तो मामला पकड़ लिया गया। और अभी हमने आपके चंडीगढ़ में भी देखा कि अपना बैलेट पेपर से भी इन्होंने चुनाव करा के देख लिया। माने यह तो सीधे कह रहे हैं कि चाहे जो हो, सारी व्यवस्था हमारी ठेंगे पर, जो हम चाहेंगे वही हम चाहेंगे, जो हम परिणाम निकालना चाहेंगे वही हम परिणाम निकालेंगे। और ग्रास रूट से लेकर के ऊपर तक के सारे नेता, संगठन विशेष के, दल विशेष के नेता अपना आश्वस्त है कि नहीं, सरकार तो हम ही बनाएंगे, 400 के पार हमको सीट लानी ही लानी है। जनता क्या करती क्या नहीं करती उससे हमसे बेहतर। तो ऐसे संदर्भों में एलन मस्क साहब ने एक बार फिर जिस तरीके से ईवीएम की भूत को जिंदा किया है, आपकी इस पर टिप्पणी और आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है मोहम्मद जी, साहब? उसके बाद चलेंगे शुक्रिया महादेव जी के पास। आनंद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इशू जो है ये हम डेली डिस्कस भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। जब से ईवीएम शुरू हुई है, पहले अपोजिशन ने इस पर आपत्ति उठाई, उस समय की अपोजिशन ने, जो अब रूलिंग पार्टी है, और आज की अपोजिशन जो है वो भी आपत्ति कर रही है, सवाल उठा रही है इसकी विश्वसनीयता पे कि क्या ईवीएम से इलेक्शन कराना ठीक है, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। क्योंकि जनता के अंदर, या हम जो आम बातचीत करते हैं लोगों में, वो यही कहते हैं कि जी जब तक ईवीएम है उस समय तक बीजेपी सत्ता में ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि लोगों को ऐसा शक हो गया है कि ईवीएम द्वारा ही सारे मैनिपुलेशन होते हैं। इसके बारे में दो चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो चीज ये है कि अगर हम सोचें कि ईवीएम से हम वापस बैलेट पेपर पे चले जाएं, वो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा। और इसके बारे में बड़े तर्क दिए गए हैं, अब रैशनल भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का अब जो फैसला आ चुका है, तो वो एक चीज। दूसरी ये है कि जब ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, बड़े क्वेश्चन किए गए, ईवीएम को खोला भी गया, ईवीएम को देखा भी गया, कहा भी गया कि आओ भी बताओ इसमें क्या है। उस समय जो तो पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासतौर पर वो जिन्होंने ईवीएम के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चन रेज किए थे, वो नहीं गए वहां पर ये बतलाने के लिए कि इसको किस तरह से बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है, ईवीएम को हैक कैसे किया जा सकता है, ईवीएम में प्रोग्रामिंग कैसे की सकते हैं जिससे एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कई जगह पर ये लगा है कि वोट किसी को भी डालो, वो बीजेपी को ही जल रही है, वो किसी और को नहीं जा रही है। कई जगह पे ऐसा हुआ है। ईवीएम को लेकर के कई जगह ईवीएम लोगों के घरों में पाई गई, लोगों की कारों में पाई गई, ईवीएम के ऊपर बड़ा बवाल जो है वो हुआ है। इस इलेक्शन में तो ये है कि एक एक व्यक्ति 8-8 बार वोट डाल रहा है और वो उसकी वीडियो भी जारी कर रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जिसके ऊपर किसी को डाउट ना हो। जब लोगों का डाउट आ जाता है, आम जनता का और हम जैसे जो लोग इसको डिस्कस करते रहते हैं, उनका अगर डाउट आ जाता है, उस डाउट को क्लियर करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है और उसके लिए बड़ा कुछ किया जा सकता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि देखो जी, अब बीजेपी की सीटें कम आ गई हैं, अब तो ईवीएम के ऊपर उतना वावेला नहीं है, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन अभी भी जारी है। जब तक डाउट ये चीज फूल प्रूफ ना हो जाए कि हाँ भी इसमें कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। जब तक डाउट परसिस्ट करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन होती रहेगी और जब तक उन डाउट को क्लियर नहीं किया जाता, इसको फूल प्रूफ पूरा नहीं बनाया जाता, उस समय तक इलेक्शन। एक चीज क्लियर है तिवाड़ी साहब, कि ईवीएम जो है वो किसी भी बाहर के उसके साथ कनेक्ट नहीं होती, डिवाइस के साथ। और लाखों ईवीएम्स को एकदम एक ही तरह से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट्स कहते हैं। इसके बावजूद जब ऐसी होती है कि ईवीएम जो है वो एक ही पार्टी को वोट डाल रही है, तो डाउट क्रिएट होते हैं। गवर्नमेंट ये भी मांग आई कि हर जितने भी हैं सब वीवीपैट हो और वीवीपैट जितनी भी पर्चियां हैं उनकी भी काउंटिंग हो। उसमें वही बात आ गई कि जी इतने में तो काउंटिंग में बड़ी देर लगेगी। जैसे कि जो वोटिंग बैलेट पेपर होते थे, पेपर बैलेट पेपर, जब उनकी काउंटिंग होती है 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन बाद रिजल्ट निकलते थे। अब उसको थोड़ा जल्दी हो गया, इलेक्टोरेट का जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब रहा एलन मस्क की बात। एलन मस्क ने ये कहा कि ईवीएम जो है वो कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एक है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर जो 85 अबव जो वोटर हैं उनके लिए स्पेसिफिक है, वहां पर एक ओटीपी भी जनरेट होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ईवीएम्स को सबको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सारी पूरे कंट्री के अंदर लाखों ईवीएम, हजारों ईवीएम एकदम कंट्रोल हो जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा तिवाड़ी साहब कि जब एलन मस्क ने ये बात उठाई है, इसके ऊपर क्यों ना एक पार्लियामेंट्री नई पार्लियामेंट बनी है, क्यों ना एक पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें सारे लीडर जो है या सारी पार्टियां जो है उसमें योगदान दें और इस डाउट को या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए और हम एक सिस्टम की तरफ बढ़े। उसके लिए देखो, अब तक सिचुएशन डिफरेंट, अब तक तो बुलडोजिंग थी पार्लियामेंट के अंदर, बुलडोज की जाती थी अपनी बात और उसके बाद। अब जो है अपोजिशन स्ट्रांग है, रूलिंग बीजेपी डाउन आई है और वो बैसाखियों पे ऊपर है। जो सहयोगी हैं वो भी प्रेशर डाल सकते हैं, अपोजिशन भी डाल सकती है कि हम एक संसदीय कमेटी बनाए, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए इस इश्यू के ऊपर और इसका थॉरो डिस्कस करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचे। मुझे लगता है वो बेटर रहेगा। एलन मस्क जो है, अगर उसने ये बात कही है तो उसको भी अपने एक्सपर्ट्स भेज करके एक डेमोन्स्ट्रेशन देनी चाहिए किस तरह से ये कंट्रोल की जा सकती है। तो वो भी एक इनपुट के रूप में संसदीय कमेटी के सामने आना चाहिए। जी तिवाड़ी साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बार फिर चलेंगे माधव अरविंद देश पांडे जी के पास। माधव अरविंद देश पांडे जी, जो हमारा फिर अपनी वही जिज्ञासा है कि भाई चुनाव आयोग का काम है कि पारदर्शी तरीके से, विश्वसनीय तरीके से हमारे नागरिकों द्वारा चुन करके सरकार को बनवा दिया जाए। अब ये भी आपने कहा कि इसका समाधान ये निकाल दिया जाए कि अपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके और इस पर एक विस्तार से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, किसी मुद्दे पर नहीं हुआ। और यह शायद पहली संसद ऐसी होगी कि संसद गठन से पहले, संसद निर्माण से पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बात निकल करके सामने आ गई। जो चीजें आपके साथ कोई दिक्कत होगी तो
हाँ, आप फिर से चेक कर लीजिए। तो अपना निकल के सामने आ गई। जो चीज़ सामने दिखाई पड़ रहा था, सब लोग कहते हैं कि अरे कहाँ लूट-पाट हो रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। जो सामने देखा गया कि 2 दिन के अंदर जिस तरीके से शेयर बाज़ार का उछाल किया गया और उसके बाद धाम से उसको नीचे गिराया गया और उसमें सारी की सारी मशीनें उसमें माँग थी। सामान्य आदमी इस बात को नहीं समझ सकता, इससे क्या फ़र्क पड़ गया? 450 वोटें, 500 अपना सीटें लोग दिलवा रहे थे अपना भारतीय जनता पार्टी को, जबकि सब लोग जान रहे थे कि हकीकत क्या है, स्थिति क्या है, लेकिन गुब्बारा फुला करके वहां तक चला गया। तो फिर बाद में हमको पता चला, हम लोगों को कह रहे ये तो सारा मामला शेयर मार्केट का था। इन लोगों को पता था कि अब हम जा रहे हैं तो जाते जाते भी जिस तरीके से भी हो सके अपना धन को इकट्ठा करो और अपना उसके चलते इन्होंने शेयर मार्केट को उछाला और उसके बाद और उसका लाभ किसको मिला? तो साहब भारत में जो शेयर खरीदने वाले थे उनको नहीं मिला। जो भारत का धन बाहर ले जाकर के बाहर विदेशी धन के रूप में यहाँ आकर के खरीदे, सारा का सारा लाभ अपना वो लोग उसको लेकर के चले गए। और किस बेहयाई के साथ ये कहा गया और हमारी सरकार के लोग कहे कि अरे ये तो बड़ा बढ़िया हो गया, लोगों ने कमा लिया। हमारे देश के लोगों ने कमा लिया, थोड़ा पैसा अगर उनको आ गया तो आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? और जिस तरीके से हम निर्वाचन आयोग का गठन पूरा किए हैं, पूरा मामला किए हैं, तो देखिए मामला तो है आज की तारीख में तकनीकी का इस्तेमाल तो हम इसीलिए करते हैं ना कि विश्वसनीय तरीके से उसका मापन हो जाए और समय भी कम लगे। तो अभी फिलहाल तो आपका समय भी कम नहीं लग रहा है, 2 महीने का क्या आप पूरा समय ले रहे हैं उसको करने में। और ये अपना जिस तरीके से जितना भी वोट हो, जहां 48-48 वोट से लोग जीता जा रहा हो, है और ऐसी हालत में अगर कोई चीज ग्रास रूट तक एक चीज ये बात पहुंच गई है कि वोट तो आप चाहे जिसको दीजिए, जीतेंगे तो हम ही। आप चाहे जिसको जिता दीजिए, सरकार तो बनाएंगे हम ही। तो यह तो कहीं ना कहीं से सख्त लोकतंत्र की बात नहीं है। तो लोकतांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक में विश्वास करने वाले और उसमें खास करके यह जो चुनावी प्रक्रिया है, इस चुनावी प्रक्रिया को आखिर माधव जी कैसे विश्वसनीयता इसमें लाई जाए, कैसे इसको विश्वसनीय बनाया जा सकता है? आपकी इस पर कोई टिप्पणी? एक तो पहले मेरी टिप्पणी देने से पहले अभी जो खालिद साहब ने बोला कि ईवीएम मशीन कंट्रोल नहीं हो सकती, ये दावा सही नहीं है। ईवीएम और मैंने जनवरी में मेरे ख्याल से थापर जी ने, करण थापर जी ने मेरी मुलाकात की थी, तब से मैं सितंबर से बोल रहा हूँ कि किस तरीके से एग्जैक्टली ये हो सकता है और उसमें डेटा के तहत ही आप गड़बड़ी कर सकते हो। यानी वो बाकी का बाद में हम कभी बोलेंगे, लेकिन वीवीपैट के सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से आप कुछ 1 बाइट भी एक्स्ट्रा दे देंगे तो प्रोग्राम पहले से ही ऐसे लिखा गया होगा कि जो मतों में तब्दीली कर देगा। तो ये तो बात उनकी मुझे ठीक नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि इलॉन मस्क ने जो बोला है वो मैंने जैसे मैं कह रहा था कि थोड़ा येलो जर्नलिज्म हो रहा है। वो ही वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू अ ट्वीट बाय मिस्टर केनेडी ने प्योर्टो रिको के वोटिंग के बारे में ट्वीट किया था। उसको वो जब जवाब दे रहे थे और वो स्पेसिफिक टू द ईवीएम काइंड ऑफ ईवीएम दैट अमेरिका यूजेस, द यूएस यूजेस। यूएस में छोटे छोटे चुनावों में जो ईवीएम यूज किए जाते हैं उनके डिज़ाइन, और यूरोप में भी उनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से जुड़े होते हैं। और उसकी वजह यह है कि जैसे हमने जब हमारा आधार कार्ड बनाया तब हमारा पूरा बायोमेट्रिक सब लोगों का लिया, वैसे उधर भी है। वो 10 प्रिंट्स बोलते हैं उसको, 10 उंगलियों के निशान लेते हैं। और जब कोई वोट करने जाता है तो वो अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन अपने थंब या किसी और फिंगर के माध्यम से फिंगरप्रिंट का मैचिंग करके एस्टैब्लिश करता है। अभी ये डेटाबेस इतना बड़ा होता है कि हर एक ईवीएम में आ नहीं सकता, इसलिए उनकी ईवीएम जो है वो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से जुड़े होते हैं। और जो भी चीज़ किसी और चीज़ से जुड़ी जाती है वो हमेशा हैक करने की संभावना होती है।
इसमें हैकिंग का मतलब भी समझना जरूरी है। हैकिंग किसको कहते हैं? हैकिंग यानी किसी भी प्रणाली पे दूर से उसे टच न करते हुए उस पे कब्जा करना और वो प्रणाली जिस तरह से चाहिए बर्ताव करना, उसे अलग तरीके से बर्ताव करना को मजबूर करना, उसको, ये हैकिंग होती है। और मैनिपुलेशन ये होती है कि जो आप उसको टच भी करें तो चले, लेकिन किसी और तरीके से उसको उसके बिहेवियर में बदलाव लाए। तो हैकिंग और मैनिपुलेशन का ये डिफरेंस हमें समझना चाहिए। और इंडियन ईवीएम जो है वो, जब तक हम मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये दावा सही है कि वो कहीं जुड़ती नहीं है, और वह मैं मानता हूं वो सही है, तो मेरे हिसाब से इंडियन ईवीएम को आप हैक नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये देखिए कि इलॉन मस्क को भारत के ईवीएम पे बात करने की कुछ जरूरत नहीं है, उसको टाइम भी नहीं है, उनको, ही इज सो बिजी। वो चांद पे और मंगल पे यान भेजने वाला आदमी है, वो भारत के ईवीएम पे क्यों बात करेगा? ही रिस्पॉन्डेड टू ईवीएम क्वेश्चन अबाउट यूएस, और उनकी ईवीएम के डिजाइन ही अलग है। तो मुझे मानता ही नहीं हूं कि हमें कुछ जेपीसी वगैरह करने की जरूरत है। हमें अगर कुछ जरूरत है तो ऑनेस्ट लोग पैदा करने की जरूरत है। देखिए अभी बंबई का जो मामला है उसमें 110 पोस्टल बैलेट्स वेयर डिक्लेयर्ड वॉइड, नल। अभी ये तो कोई सिस्टम नहीं कर पाएगा, ये आदमी ही, जैसे ये चंडीगढ़ है, ये दूसरा चंडीगढ़ हो रहा है मेरे ख्याल से। तो अगर ये है तो हमें क्या, अगर कुछ पैदा ही करना है तो मशीन नहीं करना है। मशीन तो ठीक हो सकता है, मैं आपको शायद 3 महीने के बाद बोलूंगा भी कैसे हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में हमें सबसे जरूरत यह है कि हमें ऑनेस्ट लोग तैयार करने हैं, जो कहेंगे कि जैसे तारा मैडम ने कहा था कुछ टाइम पहले कि आदमी ये बोलेगा कि ये मेरा काम है, ये मैं करूंगा, मैं ऑनेस्टली करूंगा। ऐसे आदमी अगर हम बना पाए, आदमी यानी मैं आदमी में औरत, आई नो इट्स नॉट राइट, द टाइम इज डिफरेंट, आई शुड नॉट इंक्लूड अ वुमन इन मैन, लेकिन मैं जब आदमी बोलता हूं तो ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूं। ऐसे नागरिक हमें बनाने चाहिए जो, जिनके पास इतनी खुददारी हो कि जो बोले कि मैं जो करूंगा वो सही करूंगा, बस उतना किया तो हम ठीक रास्ते पे चलते। हम चलेंगे तारा जी के पास। तारा जी, इसको सुधारने के लिए आप तो आंदोलन के आदमी है, आने वाले दिनों में आपके भविष्य की क्या प्लानिंग है इसको सुधार के लिए कि एक स्वस्थ जनतंत्र बनाया जा सके, निर्माण हो सके? तारा जी, देखिए हमने एक पीपल्स कमीशन एस्टैब्लिश किया है, अभी हो रहा है, उसमें जो भी अभी जो इलेक्शन हुआ है उसको भी देखते हुए और आगे भी देखते हुए हमें लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस का मामला नहीं है और ये गवर्नमेंट का भी नहीं है, यहाँ पे नागरिक को शामिल होना ही होगा, क्योंकि हमें भी वो नहीं रही, वो पहले तो नहीं था कि हम एक्टिवली एक सिटीजन जो है, एक्टिव सिटीजनरी इस देश में है नहीं, अभी जाग उठी है थोड़ी सी, और इसको फिर से सोने की कोई टाइम है ही नहीं, अभी इसको जागते ही रहना है। इसमें एक तो चीज है कि जो भी इसमें से निकला, हमें इस सिस्टम में पूरा विश्वास चाहिए। अब एक है कि देखिए एक चीज जो आई थी पहले, जो ये कई लोग थे, सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए, फिर उन्होंने कहा कि, और ये सही बात भी है, मुझे अगर मैं एक वोटर के जरिए बोलूं तो मैं एक ईवीएम बटन दबा सकती हूँ, मुझे मालूम है कौन सा बटन दबाना है, पर उसके बाद अगर मैं वो पर्ची देखूं, हाँ भाई सही वाला निकला है, फिर मैं वो पर्ची लूं हाथ में और एक बक्से में डालूं, तो मैं